अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, व्हाट वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम, हम लोग गॉसियन गॉस लॉ की बात कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस का डिस्कशन किया था और थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूँ, मतलब 1 मिनट में, देन आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन वहाँ पर क्या था? कंक्लूजन ये था कि जब किसी सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है तो उसका फ्लक्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, phi is proportional to charge ENC मतलब इनक्लोज्ड, सही है ना। और वहाँ पे एक कांस्टेंट वेक्टर था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, और उसको हमने भी डिस्कस नहीं करा, उसको आगे किसी टाइम डिस्कस करेंगे। फिर ये आपका असाइनमेंट है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या काम है यहाँ पर, उसको ट्राई करें। सही है, नहीं हो तो मैं ज़ाहिर बात है मैं हूँ अवेलेबल, मैं समझा दूंगा। बट एक मरतबा ट्राई करें कि भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या काम है यहाँ पर। हम लोग खाली चार्ज ही डिस्कस करे जा रहे हैं, चार्ज इंक्लोज है नहीं है, इंक्लोज है नहीं है, तो ये वाली बात चल रही है। चार्ज अंदर होगा तो फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो फ्लक्स कैसा होगा, चार्ज बाहर होगा फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यही बातें कर रहे हैं चार्ज से रिलेटेड। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या काम है, तो दैट्स नाउ अप टू यू। आप मुझे बताइए कमेंट्स में। डिस्कशन करें अपने कुलीग के साथ, फेलोज के साथ, तो ये एग्जाम प्रिपरेशन भी हो जाएगी, तो मज़ा आएगा। खैर, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि फ्लक्स जो है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा। जो चार्ज इनक्लोज है, अगर चार्ज अंदर नहीं रखा हुआ, चार्ज बाहर है, तो वहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है, तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ये हम लोगों की लास्ट टाइम बात हुई थी, और हम लोग ये बात कर रहे थे कि वो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्लोज सरफेस का। वैसे तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू E डॉट ए। फ्लक्स इन जनरल डिपेंड्स अपॉन एरिया, एरिया शेप पे डिपेंड करता है। बट जब हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो क्लोज सरफेस पे वो एरिया या शेप डिपेंडेंट नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। कि चार्ज है तो फ्लक्स है, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, चाहे शेप कैसा भी हो, चाहे किसी भी किस्म का शेप हो। और उसी चीज को हम आगे ले जाने वाले हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, बहुत सारा चार्ज होगा, उससे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी एट सर्टेन पॉइंट। और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम गॉस लॉ का सहारा लेंगे। गॉस लॉ का सहारा कैसे लेंगे? हम कोई शेप कंसिडर करेंगे। हम लोग को पता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम कोई भी शेप कंसिडर कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ चार्ज को इनक्लोज कर देंगे। जब उसके अंदर कुछ चार्ज को इनक्लोज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम लोग बेसिकली इस फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। तो क्या अप्रोच होगी जरा देखते हैं। मैं यहाँ साइड में से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ और बातें मुझे लिखनी है। तो हम लोग डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? चार्ज कहीं पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कहीं पर फैला हुआ होगा एक सर्टेन पैटर्न में, तो वो पैटर्न उस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो भी डिस्कस करते हो पैटर्न कैसा होगा। खैर, तो उस पर फाइंड करने के लिए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी एट सर्टेन पॉइंट। तो फर्स्ट वी विल इमेजिन सम गॉसियन सरफेस। वो गॉसियन सरफेस जो होगी उसका पर्पस क्या होगा कि वो कुछ चार्ज इनक्लोज कर दे। जब चार्ज इनक्लोज हो जाएगा तो हम लोगों के पास ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, गॉस लॉ का फॉर्मूला। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है फाई के दो फॉर्मूले, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, दूसरा फॉर्मूला क्या है? ई डॉट ए। तो हम लोग इसको ई डॉट ए टोटल फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस का, हम इन दो फॉर्मूलों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि फ्लक्स फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, बट हम लोग क्लोज सरफेस सपोज करके ये वाला फॉर्मूला लूप में ले आएंगे। सिंपल में क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया को यहां से फारिग करके लेफ्ट साइड पे भेजेंगे, और यहां पर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल लेंगे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो बस आपने स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप्स क्या होंगे? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या करेगी? चार्ज इनक्लोज करेगी। चार्ज इनक्लोज करने के बाद आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो याद रहे हम लोग का मेन पर्पस क्या है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो सकती है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम तीन तरह की हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। एक होगी सिलेंड्रिकल सिमेट्री, यानी कि चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा जैसे कोई सिलेंडर है,
जैसे सिलेंड्रिकल शेप होती है इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अभी देखें कैसे। एक होगी हम लोग के पास प्लेनर सिमेट्री। प्लेनर सिमेट्री से आपको अंदाजा हो गया हो कोई प्लेन होगा, देयर वुड बी सम प्लेन, उस प्लेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज स्प्रेड हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ज़्यादा बेटर वर्ड है स्प्रेड से। और एक है लास्ट हम लोगों का स्फेरिकल सिमेट्री। एंड स्फेरिकल सिमेट्री क्या है, कोई स्फेरिकल सरफेस होगी, देयर मस्ट बी सम स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इन तीनों केसेस में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट सर्टेन पॉइंट। अभी मैं समझाया नहीं कि सिलेंड्रिकल सिमेट्री कैसी होगी, अभी देखते हैं, उसको अंदाजा होगा आपको। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन तीनों को भी कंप्लीट करें। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हम लोग, मुझे आप लोग याद करा दें जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। चार्ज डेंसिटी का, चार्ज डेंसिटीज, तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज हम नॉर्मली पढ़ते हैं। एक क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मैं नाम नहीं लिख रहा, आपको नाम का अंदाजा हो गया हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सपोज करें एक लाइन है, कोई वायर हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, और इसी तरह कोई सरफेस है, कोई रोप हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई ऐसी सरफेस है जिसमें प्रोमिनेंट डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ है, उसके ऊपर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बहुत सारा। अब यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मैं क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूँ जिसको हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, और उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है, दैट इज चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप ये याद आ रहा होगा, मैं रिवाइज नहीं करवा रही, पहले हम पढ़ चुके हैं। ओके, देन एक तो लाइन हो गई, लाइन के अलावा नेक्स्ट इसका लेवल क्या हो सकता है, कोई सरफेस हो सकती है, इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ थी, यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा यहां पर। तो एक यूनिट एरिया में, लेट से एक यूनिट एरिया का हमने टुकड़ा काट लिया, इसमें कितना चार्ज है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी तरह बेटा वी विल हैव वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। कोई वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक शेप कंसीडर कर सकते हैं। वॉल्यूमेट्रिक शेप का मतलब मेरा क्या है यहाँ पर, कि वो स्फीयर हो सकता है, वो क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, वो पिरामिड हो सकता है। सर आपने कोई शेप कंसीडर कर ली, कोई 3 डायमेंशनल शेप है, उसके अंदर जो चार्ज होगा, वहाँ जो चार्ज की बात आ रही होगी वो पूरे वॉल्यूम में होगा, सही है, पूरे वॉल्यूम के अंदर की चार्ज की बात हो रही है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आई होप ये बातें याद आ रही होंगी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, एंड देन कूलम पर मीटर क्यूब। तो आई होप ये वाली बातें याद आ गई होंगी, और अगर ऐसे याद नहीं है तो बुक में पढ़ता तो देख लेगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट से पूछ लेगा, आपका भाई अवेलेबल है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। इसमें कन्फ्यूजन हो तो आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में आप लाजमी पूछ लेगा, इंशाल्लाह जो क्लास अरेंज करेंगे उस क्लास में पूछ लेगा। ओके, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल, स्पेलिंग चेक कर लेगा प्लीज, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये एक रॉड है, और रॉड की जो प्रोमिनेंट डायमेंशन है वो लेंथ है। प्रोमिनेंट डायमेंशन का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ रॉड का एरिया भी होगा, सही है ना, वो क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी होगा यहाँ पर, सही है। मैं क्रॉस एरिया की बात नहीं कर रहा, एरिया इतना छोटा है, उसका एरिया इतना छोटा है कि हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसकी लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लें, ये एक इस तरह की रॉड है, मतलब स्ट्रॉ है, जो ये रॉड की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हम लोग के पास इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। यहाँ सामने से अगर देखा जाए, मैं इसको अगर दिखाऊँ, सामने से देखा जाए तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, लेकिन मैं एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ
इस रॉड की लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, सही है। तो हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी प्रोमिनेंट डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ है। ओके, आपके जहन में आ रहा होगा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाई होनी चाहिए, बिल्कुल लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाई होनी चाहिए। अगर जहन में नहीं आया तो अब तक आ जाना चाहिए था, बुरी बात है। खैर, तो क्या बात करते हैं, हाँ, तो एक रॉड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, इसके हर तरफ चार्ज है। मैं पॉजिटिव चार्ज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप नज़र आ जाएगा। नज़र नहीं आ रहा तो प्लीज़ इसको समझ लेगा, मान लिएगा ये पॉजिटिव चार्ज ही बना हुआ है। ओके, अब ये चार्ज सिर्फ सामने नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको इसकी ये सरफेस दिखाई दे रही है, अगर आप इसको ये सरफेस दिखाई दे, सिर्फ यहाँ चार्ज नहीं है, इसके यहाँ भी चार्ज है, पीछे भी चार्ज है, हर तरफ इसके चार्ज फैला हुआ है। अब इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है स्टूडेंट्स, ये चार्ज किस शेप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की इसके हर तरफ, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है जी, बिल्कुल एक सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे सिलेंडर बना हुआ होता है, ऐसे चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है। तो इसके हर तरफ चार्ज फैलने का मतलब है इस पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगी, सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। और ये बात याद रहे कि हम लोग ये जो रॉड हमने कंसिडर की है, ये एक इनफाइनाइट रॉड है। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे कि ये इनफाइनाइट क्यों है, सही है। तो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट से मुराद क्या है हम लोगों का, ये आप बताएंगे ऐसा क्यों हमने इनफाइनाइट क्यों लिया। लेकिन वैसे मैं मीनिंग बता देता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इसका जो ये अपर एंड है और जो इसका लोअर एंड है, ये हमें नहीं मिल रहा। हमें हर तरफ अगर मैं ऐसे देखूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, यहीं सपोज करें मैं इसको करीब ले आता हूँ, तो अब ये आपके लिए इनफाइनाइट हो गई कि आपको ना इसका अपर पार्ट पता चल रहा है ना इसका लोअर पार्ट पता चल रहा है, आपके लिए इनफाइनाइट हो गई। ऊपर तक देख रहे हैं तब भी रॉड, नीचे भी रॉड ही, मतलब हर तरफ रॉड ही नज़र आ रही है, आपके लिए क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, सही है। तो इनफाइनाइट रॉड का मतलब है हमें इसके जो एंड्स हैं वो एंड्स नहीं पता चल रहे, हम लोग को हर तरफ रॉड ही रॉड नज़र आ रही है, सही है। एक स्ट्रेट रॉड है जो ऊपर तक जा रही है और नीचे भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रॉड नज़र आ रही है। कुछ इस तरह से मैं रिपीट कर दिखाता हूँ, ऐसे, सही है ना भाई। ओके, तो ये रॉड है हम लोगों के पास, इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है, यानी जो आपको नज़र आ रहा है इसका एक छोटा सा टुकड़ा नज़र आ रहा है, बाकी आपको ऊपर और नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब हम लोग करना क्या है कि लेट से इसके आसपास कोई पॉइंट है, ये काफ़ी देर हो गई, काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। छोटी सी चीज़ थी तो टाइम लगा दिया मैंने, बट आई थिंक इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड थी। खैर, तो आई होप अंदाज़ा हो रहा होगा। ओके, इस पर एक पॉइंट, इसके थोड़ा सा दूर एक पॉइंट है, लाइक ये रॉड है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे चार्ज है, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और लेट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग कह लेते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस रख लेते हैं हम लोग r, सही है। ये पॉइंट इस रॉड से या इस वायर से या इस स्ट्रिंग से कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है। ओके, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है फॉर दिस सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करने का पहला स्टेप क्या था जी, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, हम कोई सरफेस सपोज करेंगे जिसके अंदर चार्ज बंद कर दें, ये सबसे पहला स्टेप है। तो यहाँ पे एक ऐसी सरफेस सपोज की जाएगी जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, जो चार्ज को इनक्लोज कर देगी, सही है। यहाँ पर जो हम सरफेस सपोज करने लगे हैं बेटा, वो एक सिलेंडर सपोज कर लेंगे, और सिलेंडर इतना बड़ा होगा कि सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो इस पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि रॉड से लेकर जितनी दूरी ये पॉइंट है उतना ही बड़ा सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा, इस तरह से। तो मैंने इसके आसपास, इसके अराउंड एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया। और अगर मैं आपको थोड़ा शो करने की कोशिश करूं, मैं ट्राई करता हूं बनाने की, ऑल्दो ये एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं देगा, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये सिलेंडर आप देख सकते हो, सिलेंडर छोटा है, रॉड बड़ी है। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं कि रॉड तो इनफाइनाइट है,
उसके एक छोटे से पार्ट को हमने कंसिडर किया, उसके अंदर हमने एक सिलेंडर बना दिया। तो ये इस तरह से, जैसे ये वो रॉड है और इसके आसपास, अभी रुकेगा तो नहीं यहाँ पर, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बीच में रॉड है, बीच में रॉड रखी हुई है और उसके आसपास एक सिलेंडर सपोज कर लिया है। ऑल्दो ये सिलेंडर बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इतना सिलेंडर सपोज किया जो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज कर रहा है। जितनी रॉड इसके अंदर आ रही है इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इसने क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। तो अंदर रॉड रखी हुई है या वो स्ट्रिंग है और उसके आसपास एक सिलेंडर सपोज कर लिया इस तरह से। आई होप कुछ आइडिया हो रहा होगा, सही है। तो ये सिलेंडर कंसिडर मत करिएगा, तो बहुत बड़ा सिलेंडर है, हम लोगों ने बस एक छोटे से टुकड़े के अंदर इस तरह से सिलेंडर कंसिडर किया। खैर, तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या करना है, पहला काम तो हमने कर लिया, इसने कुछ ना कुछ यहाँ पे चार्ज इंक्लोज किया होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंडर है, तो जितना सिलेंडर ने रॉड को कवर किया है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाइए। अब इट सीम्स बेटर। अब जितना इस रॉड को सिलेंडर ने कवर किया है, उतने पोर्शन का चार्ज इस सरफेस के अंदर इनक्लोज हो गया। सही है, पॉइंट क्लियर होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है, तो लेट्स से कोई क्यू चार्ज इनक्लोज हुआ है, ओके। बट ये क्यू चार्ज किसके बराबर होगा, सिंस वी नो दैट देयर इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो एक लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक क्वांटिटी होगी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यहाँ पर यूनिट लेंथ चार्ज मैटर कर रहा होगा, यहाँ पर यूनिट लेंथ चार्ज मैटर कर रहा होगा, सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू, इस L को मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा L। Q इज इक्वल टू लैम्डा L। L क्या है, L इस सिलेंडर की लेंथ है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अगर लैम्डा की वैल्यू 4 कूलम पर मीटर है, इसका मतलब क्या है कि हर 1 मीटर में कितना चार्ज आ रहा होगा, 4 कूलम। 2 मीटर में 8 कूलम। अब लेट्स से ये 1 मीटर है, 1 मीटर 4 कूलम। लेट्स से ये 2 मीटर है तो कितना हो जाएगा, 8 कूलम। लेट्स से ये 3 मीटर है, अब कितना हो जाएगा, 12 कूलम। तो यहाँ पर लेट्स से 4 कूलम पर मीटर दिया हुआ है और इस पूरे की लेंथ मान लेते हैं, इस पूरे की लेंथ 3 मीटर है, ऐसे सपोज कर लिया। तो टोटल चार्ज बताइए कितना होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा 4 टाइम्स 3, लैम्डा और एल को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 12 कूलम। तो टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या है कि आप चार्ज डेंसिटी को इसकी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा इसने कितना चार्ज इंक्लोज किया। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होती, ये ज़्यादा चार्ज इंक्लोज करता, तो लेंथ ज़्यादा होती तो ज़्यादा चार्ज इंक्लोज होगा। अगर इसकी लेंथ कम कर दी जाए, इसको छोटा कर दिया जाए, सिलेंडर को, मैं रॉड की बात नहीं कर रहा, सिलेंडर को छोटा कर दिया, अगर लेंथ ये वाली कम हो जाए, तो अगर ये लेंथ कम हो जाएगी तो चार्ज क्या हो जाए, कम हो जाएगा, ऐसी। तो चार्ज इंक्लोज्ड हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको बता नंबर्स तो नहीं लिखेंगे, इसे समझाने के लिए लिखा है, बट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज इंक्लोज इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर जिसने चार्ज इंक्लोज किया हुआ है। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास, चार्ज इंक्लोज इज इक्वल टू लैम्डा एल, चार्ज इंक्लोज्ड, QENC लिख दिया मैंने। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो पहले हमने कर लिया, क्वेश्चन सरफेस बना ली। अगला हम लोग, अच्छा मैं इसमें स्टेप में क्यों बार बार जो है वो हर चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगला वाले में आप खुद प्लेनर सिमेट्री में आप मुझे बताएंगे कैसे करना है, स्फेरिकल सिमेट्री में आप बताएंगे कैसे करना है, सही है। ओके, तो क्वेश्चन सरफेस हो गई, चार्ज इंक्लोज हो गया, कितना चार्ज इंक्लोज हुआ सर, इतना चार्ज इंक्लोज हो गया, ओके। देन अगर आपसे पूछा जाए, ओके बस अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, सही है, ओके। तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। और मैं यहाँ पर फाई की जगह वो वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं जो क्लोज सरफेस के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला E, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट A
Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको नाम रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ए क्या है, आपने करना क्या है, टोटल फ्लक्स यहाँ से कैलकुलेट करना है। ये तो हमारा देखें क्यू इनक्लोज की जगह क्या पुट कर देंगे, डायरेक्ट लैम्डा पुट कर देंगे, ये वाला काम तो हो जाएगा। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एरिया वगैरह कैसा है, वो सारी बातें हमें देखनी पड़ेंगी। सही है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बताऊँ कि ये एरिया किसका है, ये एरिया सरफेस का होगा, जिस सरफेस ने कुछ ना कुछ इनक्लोज किया हुआ है। तो हम लोग इस सिलेंडर के एरिया की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर करें, सिलेंडर के अंदर 3 सरफेसेस हैं, इस सिलेंडर के अंदर 3 तरह की सरफेसेस हैं। अगर ये सिलेंडर है तो एक इसका होगा ऊपर का कैप, अपर कैप कह सकते हैं इसको, एक इसका लोअर कैप होगा, और एक इसकी क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस हो जाएगी। तो इस सिलेंडर को हम लोग 3 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिफरेंट सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक सरफेस टॉप सरफेस, एक डाउन सरफेस, और एक क्या हो जाएगा, इसका कर्व पार्ट हो जाएगा। तो तीनों के लिए आपको अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्लक्स का मतलब क्या है, तीनों के लिए आपको देखना पड़ेगा किसके अंदर से कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पास हो रहा है, और जब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू सम सरफेस, वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। तो फ्लक्स याद रहे हम लोगों को 3 तरह के कैलकुलेट करने हैं। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लोग मॉडिफाई करें, इस फॉर्मूले को अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो ये बेटा कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ओके, एक हो जाएगा अपर कैप का फॉर्मूला, मैं यूसी लिख रहा हूं, यूसी का मतलब अपर कैप जो इसका टॉप सरफेस है। दूसरा क्या हो जाएगा, बॉटम सरफेस हो जाएगा, तो इसको मैंने लिख दिया लोअर कैप जो नीचे है। सही है, एंड तीसरा मैंने लिख दिया सी एस, कर्व सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है इस पूरे का एरिया। सही है, तो ये 3 जो है पार्ट्स हम लोगों के पास आएंगे, एंड इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे मॉडिफाई किया जाएगा, टोटल फ्लक्स ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, टोटल फ्लक्स 3 जगह से निकलेगा, एक ऊपर वाली साइड से, नीचे वाली साइड से, और कर्व सरफेस, तीनों को हमें देखना पड़ेगा। वो अलग बात है, हम देखेंगे कुछ फ्लक्स 0 हो जाएंगे, लेकिन हमें शो करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बारी बारी देख लेते हैं। अब जरा बताइए, जरा सोचिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप अंदाजा कर चुके होंगे, ये इसके हर तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। लेट्स से, मुझे सामने आने की ज़रूरत नहीं है, फोकस हो गया। ओके, लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ सामने की तरफ बैठा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहाँ होगी, ऐसे आपकी तरफ आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रही होगी। लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। एक पॉजिटिव चार्ज ये पीछे की तरफ बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी, पीछे की तरफ जा रही होगी। जो चार्ज यहाँ बैठा हुआ है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही होगी, मेरी तरफ आ रही होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हर तरफ क्या हो रही होगी, फैल रही होगी इस चार्ज की वजह से आपकी तरफ, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, हर तरफ से होगी। और ये सिर्फ ऊपर मामला नहीं होगा, ये मामला यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी, हर डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही होगी, फैल रही होगी। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी है, पीछे की तरफ भी है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। और हम लोग कह सकते हैं, अगर मैं आपसे उसको इस तरह दिखाऊँ, अब बताइए भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे भी होगी, राइट पे भी होगी, लेफ्ट पे भी होगी, ऐसे क्रॉस में भी होगी। तो अगर आप और करें, इस रॉड को अगर आप ऊपर से देखें, इसका टॉप व्यू बनाएं, तो टॉप व्यू ऐसे नजर आएगा। सिर्फ मैं रॉड की बात कर रहा हूं, और चार्ज बैठा हुआ है, हर तरफ चार्ज बैठा हुआ है यहाँ पर। सही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप ऊपर से देख रहे हैं, इसको ऐसे रख के देख रहे हैं, सही है ना, इस स्ट्रॉ को ऐसे रख के देख रहे हैं आप, ये टॉप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से।
इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में जा रही होगी। सही है, ये याद रहे, ये समझाने के लिए बताऊं दोबारा कि हम लोगों के पास इस सरफेस का टॉप हम लोगों को नहीं मिला, इस सरफेस का बॉटम नहीं मिला, हम लोगों के पास बस ये हिस्सा है। सही है ना, इसमें सिलेंडर रखा हुआ, तो हमें खाली इतने पार्ट को देखना है। इस पूरे पार्ट में कहीं पर भी आप देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी ऐसे ऐसे की तरफ बाहर निकल रही होगी, यहाँ पर ऐसे जा रही होगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऊपर जा रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं जा रही होगी। किसी भी चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो ऐसे बाहर की तरफ यहाँ निकल रही है, यहाँ निकल रही है, यहाँ इस तरह से जा रही है, लेकिन ऐसे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रही होगी। आप ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होगी। यहाँ की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। सरफेस पे ऐसे, मतलब ऐसे वो फैल रही होगी, इस तरह से फैल रही होगी, लेकिन नीचे नहीं जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं जा रही है क्योंकि चार्ज इस तरह से, और हम लोग के पास सिर्फ इसका एक पोर्शन है, हमारे पास टॉप और बॉटम नहीं है। हम लोग के पास इनफाइनाइट रॉड का एक छोटा सा पोर्शन है। उस पोर्शन पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी इस तरह से चल रही होगी, ऐसे आगे की तरफ जा रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं जा रही होगी। आई होप ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। इसमें स्टिल कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल, वहां पूछ लेगा। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऊपर वाली सरफेस है, ये जो ऊपर वाली ये ऊपर वाली हो जाएगी ना, चलिए इसको कर लेते हैं, परेशान ना हो। ये जो ऊपर वाली सरफेस है, यहाँ पर ये जो रॉड ऐसे रखी हुई है, ये रॉड ऐसे रखी हुई होगी ना, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी कैसे जा रही होगी? इस तरह से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी। तो बाहर की तरफ भी ऐसे निकल रही है। कहने का मकसद ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, ऐसी है, ऐसे नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऐसे पास हो रही है, क्या इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जा रही है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से आर पार होके जा रही है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है। इस सरफेस से तो आर पार हो रही है, लेकिन इस सरफेस से आर पार नहीं हो रही। इसके तो ऊपर से ऐसे निकल जाएगी, इसके नीचे से ऐसे निकल जाएगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं जा रही, ना इससे यूँ बाहर आ रही है। ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे स्प्रेड हो रही है, यूँ इस तरह से स्प्रेड हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे, तो कहने का मतलब है इस अपर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही सॉरी, इस अपर सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गुजर रही। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही, उसमें से पियर्सिंग नहीं कर रही, जैसे उसके ऊपर स्किमिंग कर रही है। स्किमिंग करने का मतलब क्या होता है? सरफेस के ऊपर ऐसे खाली मूव कर रही है। सही है, तो क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही, इसलिए अपर सरफेस से, अपर कैप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सही है, और ये सिंपल इसी तरह से अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, यूं यूं निकल रही है, और ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इसका एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी? इसकी एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ये वो सरफेस है, ऐसे देखें, एरिया की डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ होगी, इसकी एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। बताइए एंगल कितना बन रहा है? सर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सेम गोज फॉर दिस। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जितनी भी होगी वो सारी की सारी ऐसे होगी, तो एरिया कैसा हो जाएगा? उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लोअर कैप पे भी यही हिसाब किताब होने वाला है। लोअर कैप पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों पार्ट्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। रही बात कर्व सरफेस से, क्या कर्व सरफेस, ये रही कर्व सरफेस ये वाली, क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है? जी सर बिल्कुल हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पियर्सिंग करते हुए निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पियर्सिंग करते हुए निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से पियर्सिंग करते हुए निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे बाहर निकल रही है तो सिलेंडर के आर पार होती जा रही है कर्व सरफेस से। यहाँ पर फ्लक्स जरूर होगा, और यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा वो हम लोगों को देखना है। ओके, लेट्स से एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कंसिडर कर लिया,
इसका एरिया भी कैसे होगा, इसका एरिया भी ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा होगा। तो डायग्राम बनाने में बड़ा मैं माठा हूँ। अब इसका एरिया भी बाहर की तरफ निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है। जब दोनों चीजें बाहर की तरफ आ रही है तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा थीटा इज इक्वल टू 0। आप हर पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी बाहर निकल रही होगी, इस सरफेस से बाहर निकल रही होगी, तो एरिया अगर देखा जाए तो एरिया भी यहाँ पर कैसा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा। ये देखिए ना भाई, बीच में अगर रॉड रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे इसको आर पार करते हुए यूं बाहर निकल रही होगी। इसका एरिया देखें, एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी, एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे। अगर आप गौर करें तो एरिया की डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अगर आप इसको मैं ऐसे बना दूं, ये देखिए यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर समझ में आ गया तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, 2-4 मिनट आगे बढ़ा दो, कोई मसला नहीं है। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन अगर रह गई हो तो वो समझ में आ जाए उसको। ये वो रॉड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, ये अर्थ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एरिया कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा। इस पार्ट का एरिया कैसे होगा, एरिया बाहर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ, एरिया बाहर की तरफ। किसी भी जगह पर आप देख लें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, एरिया ऐसे निकल रहा हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, एरिया ऐसे निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, एरिया ऐसे निकल रहा है। दोनों हमेशा हमेशा कैसे हैं, कर्व सरफेस का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल हमेशा कितना बनेगा भाई, एंगल हमेशा 0 डिग्री बनेगा। और मैं यहां पर लिख सकता हूं ई चले खैर ई डी ए कॉस थीटा, मुझे यहाँ पे डी ए लिखना चाहिए था, इसको डी ए 1 कर लेता हूँ, इसको डी ए यू सी कर लेते हैं, डी ए यू सी, डिफरेंशियल एरिया ऑफ अपर कैप, डिफरेंशियल एरिया ऑफ लोअर कैप। तो जो सिंबल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वही सिंबल यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, सही है, ताकि ये गलत ना रहे ना, ये तो हम लोग डिफरेंशियल एरिया लेते हैं यहाँ पर। तो डी ए सी एस, सब स्क्रिप्ट में छोटा सा सी एस लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल एरिया ऑफ कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस क्या है। तो अब मैं सिंपल यहाँ पे डी ए लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो गए ना, इसको सिंपल में आसान अल्फाज में डी ए लिख रहा हूँ। इस फॉर्मूले को मैंने खोल दिया, ई डॉट डी ए किसके बराबर हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, हाँ यार कॉस थीटा हम लोग को पता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना हो, इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस 0। अच्छा ये कॉस 0 मैं क्यों पुट कर रहा हूँ, हम लोग के तो हालांकि इस पर सम करना है, याद रहे हर जगह पर कॉस 0 है, हर जगह पर कॉस 0 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पर कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, पूरे कर्व सरफेस पे हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम है, क्योंकि रॉड कहाँ रखी हुई है, बिल्कुल सेंटर में रखी हुई है, तो रॉड क्योंकि बिल्कुल सेंटर में, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही होगी, सेम आ रही होगी, तो ई कैसा हो गया, सेम हो गया। और कोई भी जब कांस्टेंट आए तो उसको हम लोग इंटीग्रल से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो ई बाहर आ गया, ये हो जाएगा डी ए कॉस 0 1 होकर खत्म हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्यू इनक्लोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जी बिल्कुल क्यू इनक्लोज की जगह आई कैन राइट लैम्डा एल। अब ये जो टर्म मेरे पास बची है दैट इज डिफरेंशियल एरिया, ये था डी ए, लेट से एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, इस तरह बहुत छोटे 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 सारे टुकड़े होंगे, इन सब टुकड़ों पे हम लोगों ने क्या निकाला, वो फ्लक्स निकाला, और उन सबको आपस में क्या करने वाले हैं, आप ऐड करने वाले हैं। मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि हर छोटे छोटे टुकड़े को आप सिंपल क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, पूरे का सम कर दो। जब पूरे का सम करूंगा तो मेरे पास कौन सी शेप बनेगी, जी बिल्कुल मेरे पास सिलेंडर बनेगा, मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, तो ये एरिया किसका हो जाएगा, ये एरिया सिलेंडर का हो जाएगा। तो इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये बराबर होता है पाई
आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना था, इसका रेडियस हम लोगों ने उतना ही रखा था जितनी दूर ये पॉइंट था, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एल है। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है पाई रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर निकाल दिया इसका एरिया पाई आर स्क्वायर एल। इसको उठा के यहां पुट कर दें, पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू लेमडा एल एप्सिलॉन नॉट। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर फॉर्मूला तो आपका आ गया, आंसर तो आने वाला है, लेकिन सबसे पहले माइंड में क्या आ रहा है, सर लेंथ से लेंथ कैंसिल कर दें। सवाल यह है कि लेंथ से लेंथ कैंसिल हो रही है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, सही है, और इतना सिंपल स्टेप है, कोई मसला नहीं है, बट इसके पीछे फिजिक्स क्या छुपी हुई है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लेंथ किसकी है, ये लेंथ किसकी है, ये लेंथ इस सिलेंडर की है, सिलेंडर की सिग्निफिकेंस है। आप बोलेंगे आर भी तो सिग्निफाई कर रहे हैं सिलेंडर को, लेकिन आर बेसिकली आर उस पॉइंट की वजह से आया था, ये तो हम लोगों ने खुद इसका रेडियस जो है वो इतना सपोज किया था जितनी दूर पॉइंट है। तो बेसिकली हम किसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आर से तो हम इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये तो हमारे पास चॉइस है ना, इसके रेडियस कितना बड़ा भी रख सकते हैं, तो हमने रेडियस कितना बड़ा रखा जितनी दूर ये पॉइंट है। तो बेसिकली आर तो किसको शो कर रहा है, आर उस डिस्टेंस को शो कर रहा है जो रॉड से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस है, आर तो वो है। ये लेंथ बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे एक सिलेंडर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई चीज़ है जिसकी लेंथ हम लोगों ने स्पेसिफाई की, और वो क्या है, सिलेंडर है, और वो लेंथ क्या हो गई, वो लेंथ कैंसिल हो गई। इसका मतलब सिलेंडर की डिपेंडेंस इस फॉर्मूले से ख़त्म हो गई। क्या आप बता सकते हैं क्यों? अगर आपने ये आंसर सोच लिया है तो बहुत प्यारी बात है, बहुत ज़बरदस्त काम किया। अगर नहीं भी सोचो तो कोई मसला नहीं है, हम है ना बताने के लिए, ऐसा कोई मसला नहीं है। इस लेंथ के कैंसिल होने का मतलब है कि फ्लक्स, क्लोज सरफेस का फ्लक्स इस शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये शेप खत्म हो गई, इस शेप का वजूद यहाँ से खत्म हो गया। और वो जो गॉस लॉ ये वाली बात कहता था, गॉस लॉ ये वाली बात कहता था कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स जो होगा वो शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो शेप के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, उस शेप के डिजाइन पे डिपेंड नहीं करेगा। इस लेंथ के कैंसिल होने का मतलब यही है कि वो गॉस लॉ की प्यारी सी बात सच साबित हो रही है कि यहां पर हमारे पास शेप डिपेंडेंस खत्म हो गई, इस फ्लक्स की शेप डिपेंडेंस इस लेंथ के कैंसिल होने से खत्म हो गई। यहां पर सिलेंडर का वजूद ही खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है कुछ था ही नहीं यहां पर। तो इसीलिए गॉस लॉ कहते हैं आप अपनी मर्जी से कोई भी सरफेस सपोज कर ले, आप अपनी मर्जी से कोई भी सरफेस सपोज कर ले, उसका वजूद यहां से खत्म हो जाना है, फ्लक्स ने उस पर डिपेंड करना ही नहीं है, फ्लक्स ने उस सरफेस पे डिपेंड करना ही नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ कैंसिल हो गई। एंड आई रिपीट, आर क्यों है, आर सिर्फ और सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम कितनी दूर हैं, कितनी दूर हैं उससे, उस रॉड से। लेकिन सिलेंडर का वजूद यहाँ पर आ रहा था लेंथ की वजह से, जो लेंथ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और दैट वाज द मेन एसेंस ऑफ गॉस लॉ, दैट वाज द मेन एसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इतने आराम से हम लोगों ने लेंथ अपनी मर्जी की एक शेप सपोज करी, उसको आखिर में उड़ा भी दिया, मतलब खुद उड़ गई, खुद ब खुद उड़ गई, और हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर भी आ गया। एंड दैट आंसर इज E इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। अच्छा, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी, ये 2 भी है यहाँ पर, सही, ये 2 है, इसके एरिया में 2 भी आ रहा होता, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, बस वो 2 लिख लें, सही है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, सही है। वैसे करेक्शन कर लेगा कि इसका एरिया, जो सिलेंडर का एरिया होता है उसमें 2 भी होता है, मुझे याद नहीं था, सॉरी। तो खैर नहीं, और 2 से फर्क नहीं पड़ा, बस ये 2 यहाँ पर आ गया, सही है। तो वो जो लेंथ यहाँ पर कैंसिल हुई है, वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर सिलेंडर का वजूद खत्म हो गया, यानी कि उस शेप की डिपेंडेंस थी नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, जो गॉस लॉ चीख चीख के बताता रहता है हम लोगों को, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक लाइन ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो लैम्डा 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होगी। और इसमें आप देख सकते हो इसका रिलेशन बन सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, E का रिलेशन R के साथ कैसा बन रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r,
सही है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। इसमें स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। ये क्या बता रहा है, ई और आर की लीनियर डिपेंड मतलब लीनियर डिपेंडेंस कहेंगे, मतलब इन्वर्स रिलेशन है। आई डोंट नो लीनियर का वर्ड यहाँ पे सही है, पता नहीं, खैर यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे आर बढ़ता जाए, इतना आप दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी विद पावर 1। सही है। पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला था? पॉइंट चार्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला था, मैं कहाँ लिखूँ यहाँ लिख देता हूँ। E इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो E के साथ क्या रिलेशन था यहाँ पर? 1 ओवर आर स्क्वायर था, स्क्वायर डिपेंडेंस। सही है ना, यानी जो इनवर्स रिलेशन बन तो रहा है लेकिन वो उसमें डिपेंडेंस क्या है, स्क्वायर डिपेंडेंस है। और यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंस है, आर की पावर क्या है, 1 है। तो यानी कि कहने का मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा जल्दी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। और अगर सपोज करें ऐसा कुछ होता, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर क्यूब। अगर आपको याद हो, हमने डायपोल के जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी उसमें हम लोगों ने किया था E का रिलेशन R के साथ क्यूब की फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब बड़ी तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना दूर जाते जाएंगे बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें स्टिल कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, बाकी बस सही है यहाँ पर। ओके भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, वहाँ पे डिस्कस कर लेगा। बाकी हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट में हम लोग जो है वो प्लेनर सिमेट्री करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।